प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सत्यदेव मौर्य जनता विद्यालय इंटर कॉलेज महनाजपुर आजमगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भौतिक विज्ञान की कक्षाओं को भौतिक विज्ञान को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं सतत आवेश वितरण। आज ये टॉपिक शुरू किया गया है, सतत आवेश वितरण। तो पहले ये जान लेते हैं सतत आवेश वितरण क्या होता है। जैसे मान लीजिए जब हम किसी वस्तु को आवेश देते हैं तो वह आवेश वस्तु पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। मतलब यदि किसी वस्तु को आवेश दिया जा रहा है तो वह आवेश जो है वस्तु पर एक समान रूप से जगह जगह वितरित हो जाए, तो इसको हम लोग सतत आवेश वितरण कहते हैं। क्योंकि वस्तु के आकार के हिसाब से आवेश वितरण तीन प्रकार का हो सकता है। एक विमी माने वस्तु के केवल रेखा में, अगर वस्तु रेखी हो तो रेखी वितरण हो जाएगा, एक विमी, और द्विविमी भी हो सकता है और त्रिविमी भी हो सकता है। माने सतत आवेश वितरण तीन प्रकार का हो सकता है, एक विमी, द्विविमी और त्रिविमी। एक विमी आवेश वितरण में रेखीय आवेश वितरण आता है और द्विविमी आवेश वितरण में पृष्ठीय आवेश वितरण आता है और त्रिविमी में आयतन आवेश वितरण आता है। तो अब आइए इन सब की परिभाषा को देखा जाए। रेखीय आवेश वितरण किसको कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण, मान लीजिए किसी वस्तु को यदि आवेश दिया जा रहा है और आवेश केवल रेखा के अनुदिश एक समान रूप से बट जाए, वितरित हो जाए, तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। माने एक रेखा के अनुदिश आवेश बढ़ता चला जाए, दूर दूर फैल जाए, तो उसे क्या कहेंगे? रेखीय आवेश वितरण। उसी तरह से पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है? यहाँ देखिए लिखा है पृष्ठ। पृष्ठ से हमारा मतलब क्षेत्रफल होता है। यदि किसी वस्तु में आवेश डाला जाए और वह आवेश उसके संपूर्ण क्षेत्रफल पर एक समान रूप से फैलता जाए, तो इसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए चादर की चालक एक प्लेट है, उसको आवेश दिया जा रहा है, तो जो आवेश फैलेगा वो क्षेत्रफल के लांग फैलेगा, क्षेत्रफल के अनुदिश फैलेगा। और अगर वह तार है तो रेखा के अनुदिश फैलेगा, तो इसमें वो आ जाएगा। अब चलिए तीसरा जानते हैं, आयतन आवेश वितरण क्या होता है। यदि किसी वस्तु को आवेश दिया जाए और वह आवेश उसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाए, तो इसे हम लोग बोलेंगे आयतन आवेश वितरण। ये त्रिविमी प्रकार का होगा। अब ये सब घटनाएं हैं, इन सब घटनाओं से हम लोग एक एक फिजिकल क्वांटिटी निकालेंगे। अब जैसे रेखीय आवेश वितरण से हमें प्राप्त होगा रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, इसकी क्या परिभाषा होगी कि रेखीय आवेश वितरण में चालक तार की एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर जितना आवेश की मात्रा उपस्थित पाई जाएगी उसे हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। इसे हम लोग लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है लेमडा बराबर dq/dl। आप समझ लेते हैं क्या है। मान लीजिए यह एक चालक तार है, इसके इस dl लंबाई पर dq चार्ज उपस्थित है। इस छोटी सी लंबाई dl पर कितना चार्ज उपस्थित है? dq। तो जो रेखीय आवेश घनत्व तो लेमडा होगा, वह कैसे निकाला जाएगा? इस चार्ज में माने dq में इस लंबाई की भाग लगा दी जाएगी, तो लेमडा का मान निकल जाएगा। इसका यहीं पे मात्रक भी लिख देते हैं। मात्रक, इसका मात्रक हो जाएगा ये कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर, कूलाम प्रति मीटर। उसी तरह से बच्चों पृष्ठीय आवेश वितरण से हमें प्राप्त होगा पृष्ठ आवेश घनत्व। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? जैसे मान लीजिए कि यह एक कोई पृष्ठ है, इसका एक अल्पांश हिस्सा मैंने ये ले लिया, एलिमेंट्री पार्ट, ये मान लिया मैंने dA, और इस dA में, छोटे से हिस्से dA में मान लीजिए कितना चार्ज है? dq चार्ज। तो इसमें उपस्थित आवेश की मात्रा में यदि हम इस छोटे से क्षेत्रफल का भाग लगाएं तो हमें पृष्ठ आवेश घनत्व मिल जाएगा गणितीय रूप में। परिभाषा कैसे देंगे? कहेंगे पृष्ठ आवेश वितरण में
किसी पृष्ठ के एकांक प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा, ये क्या लिखा है, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर हो जाएगा इस पर उपस्थित आवेश और इस अवयव का सूक्ष्म क्षेत्रफल का भाग दे देंगे। इस पर उपस्थित आवेश भागे इसका क्षेत्रफल, और इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें तीसरा जानना है आयतन आवेश घनत्व। तो इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि आयतन आवेश वितरण में प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। फिर से बात सुन लीजिए कि आयतन आवेश वितरण में प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसका जो मात्रक होगा, ये मात्रक हो जाएगा ये कूलाम प्रति, ये जो डीवी है इसका मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है, चलिए ये 3 हेडिंग हमने पढ़ा। सतत आवेश वितरण की परिभाषा मैंने बताई दिया, ये 3 प्रकार का होता है। ये पूरी बात है, कम से कम आपको ये सूत्र याद होने चाहिए, ये क्योंकि आगे आने वाले सवालों में इसी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होगा। और परिभाषा मैंने आपको बता दिया। इस तरह से हमने सीखा लेम्डा, सिग्मा और रो की परिभाषा और इसका सूत्र। आइए बच्चों ये देखें कि रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर लगने वाला वैद्युत बल कैसे निकाला जाता है। जैसे माना स्मॉल एल लंबाई का एक चालक तार है जिस पर एक समान रूप से प्लस चार्ज वितरित, धनावेश वितरित है। इस चालक तार की सूक्ष्म लंबाई dl पर dq चार्ज स्थित है। अल्प बहुत छोटा सा चार्ज है dq। इससे r दूरी पर एक पॉइंट p है जिस पर एक आवेश रखा हुआ है q। अब हमें ये पता लगाना है कि इस पूरे तार की लंबाई के कारण इस पॉइंट P पर कितना वैद्युत बल लगेगा। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये तार का छोटा सा हिस्सा है dl, इसके कारण यहां पर लगने वाला वैद्युत बल निकालेंगे। फिर उसके बाद हम ये मान लेंगे कि छोटी छोटी लंबाइयों से ये तार बना होगा। फिर हम समाकलन कर देंगे तो पूरे तार के कारण यहां पर लगने वाला वैद्युत बल निकल आएगा। चलिए देखते हैं, हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं। इस चालक तार का रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लेम्डा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम लिख देते हैं कि dq के कारण बिंदु P पर रखे आवेश q पर लगने वाला वैद्युत बल हो जाएगा। मान लिया गया कि ये सब वायु में रखा हुआ है, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2/R स्क्वायर होता है, तो Q1 की जगह dq, Q2 की जगह q, और R का मान मैंने बता दिया, यहां से R का मान कितना है, R का स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया इस छोटी सी लंबाई पर स्थित आवेश dq के कारण यहां लगने वाला बल। परंतु लेम्डा बराबर अभी हमने आपको पढ़ाया कि dq बाई dl। अगर हम इसका धीरे गुणा कर दें तो यहां से हमें प्राप्त होगा dq इज इक्वल टू क्या, लेम्डा इंटू dl।
अब हम डी क्यू का मान उठा करके यहाँ रख देंगे, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू का मान रख देंगे तो लेमडा डी एल इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ये बल हो गया किसके कारण, डी क्यू के कारण क्यू पद, किसके पदों में, लेमडा के पदों में। यहाँ पर डी एफ लिखना चाहिए बच्चों, डी एफ माने जब अगर आवेश कम है तो बल का भी मान कम ही होगा। अब यदि हम संपूर्ण चालक तार की लंबाई के कारण यहाँ पर बल निकालें तो लिख देते हैं संपूर्ण तार के कारण लगने वाला बल, F बराबर हो जाएगा इंटीग्रल, ये लाइन इंटीग्रल है, रेखा वाला इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल dF हो जाएगा। अब इस dF का मान हम उठाकर रख देंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा dl इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो आप यहाँ देखेंगे कि F इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट चीजें बाहर निकल आएंगी, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल आपका बच जाएगा लेमडा अपान आर स्क्वायर इंटू डी। इस प्रकार से यह रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर लगने वाला बल का सूत्र है। बच्चों इसी तरह से हम पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत बल निकाल सकते हैं। बस उसमें थोड़ा सा अंतर क्या होगा, क्योंकि जब हम ये फार्मूला लगाएंगे डी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू क्यू अपन आर स्क्वायर, तो हम यहाँ डी क्यू का मान रखेंगे। अब डी क्यू का मान यहाँ लेमडा के पदों में रखे हैं। जब हम पृष्ठीय आवेश वितरण का मान निकाल रहे होंगे तो वहां पर यहाँ आप इसका प्रयोग करेंगे, इसका सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, डी क्यू का मान निकालेंगे, सिग्मा डी ए आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब हम वहां से ये डी क्यू का मान उठा के रख देंगे यहाँ पर और उसे हल कर देंगे, जो आएगा वह पृष्ठ आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत बल हो जाएगा। उसी तरह से जब हम रो का भी मान रख देंगे, रो इक्वल टू डी क्यू अपान डी वी रख देंगे, रो के पदों में रखेंगे तो उसके कारण निकल जाएगा, रेखीय आवेश वितरण के कारण निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने तीनों माने रेखीय आवेश वितरण के कारण बल, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण बल और आयतन वितरण के कारण जो बल लग रहा था उन सबको हमने यहाँ पर देखा। अब इसके बाद बच्चों हम लोग को पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र की क्या परिभाषा होगी, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्यू आवेश रखा हुआ है, तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश क्यू को लाने पर यह आवेश या तो प्रतिकर्षण का अनुभव करे या फिर आकर्षण का अनुभव करे, यह जो चारों ओर का क्षेत्रफल है इसे हम लोग तब क्या बोलेंगे, इस कैपिटल क्यू का वैद्युत क्षेत्र। परिभाषा ऐसे होगी कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये हो गई वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा। अब हम जानते हैं वैद्युत बल रेखा क्या होती है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एक क्यू आवेश रखा हुआ है, प्लस क्यू आवेश या कोई भी आवेश हो सकता है, एक रखा हुआ। हमने एक बहुत छोटा सा परीक्षण आवेश क्यू नॉट यहाँ पर रख दिया, क्यू जीरो या क्यू नॉट रख दिया। तो ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा। अगर इसके द्वारा लगाया गया इसके ऊपर बल एक समान बल है तब तो यह सीधी रेखा में चलने लगेगा, और यदि इसके द्वारा लगाया गया बल परिवर्ती बल है तो यह जो क्यू नॉट पर बल लगाएगा उसके कारण क्यू नॉट एक वक्र पथ पर गति करने लगेगा। कौन? क्यू नॉट। कब?
जब ये कैपिटल Q इस पर परिवर्ती बल आरोपित करेगा तो यह सीधी रेखा में न चलकर अब एक वक्र रेखा पर चलेगा, तो ये सीधी रेखा और ये वक्र रेखा, इन्हीं रेखाओं को हम लोग वैद्युत बल रेखा कहते हैं। ये समझने वाली थोड़ा परिभाषा हो गई। वैसे रटी रटाई परिभाषा भी तो बताई जा सकती है, मैं उसको भी बता देता हूँ आपको, लेकिन समझना तो यही है। फिर से बात समझ ली, कोई आवेश रखा हुआ है तो इस आवेश के क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में यदि हम कोई परीक्षण आवेश लाएं तो यह इस पर एक बल लगाता है। अब इसके द्वारा आरोपित बल यदि एक समान वैद्युत बल है तो यह Q0 एक सीधी रेखा में चलने लगेगा, तो भी हम इसको वैद्युत बल रेखा बोलेंगे। यदि इसके द्वारा लगाया गया वैद्युत बल असमान है, परिवर्ती है, तो Q0 सीधी रेखा में न चलकर एक वक्र पथ पर गति करने लगता है, तो इसी वक्र पथ और सीधी रेखाओं को हम लोग वैद्युत बल रेखा कहते हैं। ये इसका हो गया कंसेप्ट। अब वैद्युत बल रेखा की एक और परिभाषा होती है, इसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोण वक्र रेखाएं जिन पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश गति करता है, उसे वैद्युत बल रेखा कहते हैं। तो हमने वैद्युत बल रेखा की भी परिभाषा देखा। अब हम जानेंगे कि वैद्युत बल रेखाओं के क्या गुण होते हैं। आप वीडियो को पॉज करके उसको वीडियो को स्लो करके आप उसको सुन सकते हैं परिभाषाओं को। लिखने में वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो देखते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो देखिए वैद्युत बल रेखाओं के तो बहुत सारे गुण होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट गुणों को हम यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे पहला प्रॉपर्टी है कि वैद्युत बल रेखा धनावेश से निकलकर ऋणावेश में समाप्त हो जाए, ठीक है ना। वैद्युत बल रेखा धनावेश से निकलकर ऋणावेश में समाप्त हो जाती है। दूसरा प्रॉपर्टी है इसका कि वैद्युत बल रेखाएं सदैव बंद वक्र होती हैं। ये देख रहे हैं ना, बंद वक्र। वैद्युत बल रेखाएं सदैव क्या होती हैं? बंद वक्र होती है। वैद्युत बल रेखाएं सदैव क्या होती हैं? बंद वक्र होती है। दूसरा हो गया। अब तीसरा होता है कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींच करके उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच करके हम उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्राप्त कर सकते हैं। चौथी प्रॉपर्टी होती है कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो वो जो कटान बिंदु होगा वो दोनों रेखाओं पर पड़ जाएगा, और दो रेखाएं हैं तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी। मतलब एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं कैसे हो सकती है? यह असंभव है। तो हमें इसे इस प्रकार कहना होगा कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी परस्पर काट नहीं सकती हैं, क्योंकि यदि काटेंगी तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है, क्योंकि ये बिंदु दो है नहीं, एक ही है। अतः यह हो गया आपका कौन सा नियम? चौथा नियम। और पांचवा नियम ये होता है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वह किसी चालक से अभिलंबवत बाहर की ओर निकलती हैं, या उसमें अभिलंबवत इसमें समाती हुई जाती है। किसी वस्तु से वह अभिलंबवत निकलेगी या फिर किसी वस्तु में वह अभिलंबवत ही आएगी। छठवीं प्रॉपर्टी होती है वैद्युत बल रेखा किसी चालक में से होकर नहीं गुजरती है। वैद्युत बल रेखा किसी चालक में से होकर नहीं गुजरती, अर्थात किसी चालक के भीतर वैद्युत बल रेखाएं नहीं हो सकती, अर्थात इसके भीतर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? शून्य होगा। किसी चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? शून्य होगा। इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट वैद्युत बल रेखाओं के गुणों को हमने आपको बताया, और इस तरह से आज हमने पढ़ा इस वाले रीडिंग में वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण को पढ़ा, और साथ ही साथ पीछे जाना क्या सतत आवेश वितरण, उन सबको भी इसमें पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही।
बाकी कल वीडियो अपलोड किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।